जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मात्र 227 दिन जो है वो बचे हैं यूपीएससी 2025 के लिए। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी की सीरीज को। और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी जो है वो 4 चैप्टर जो है वो निपटा चुके हैं सोसाइटी के। इंडियन सोसाइटी में जो पॉलिटी की जो किताब है उसमें ऑलरेडी 6th क्लास की कंप्लीट कर ली है। 7th क्लास के ऑलरेडी हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज की क्लास में ये पूरी किताब जो है वो हम फिनिश कर देंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं भी अवेलेबल नहीं रह पाया। मतलब मेरे ख्याल से दो दूसरा कल 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 की क्लास नहीं हो पाई थी पूजा वगैरह के कारण। अब थोड़ा सा और मतलब 1-2 दिन का और है, अभी नवरात्रि वगैरह चल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन है। बट डोंट वरी अबाउट इट, मैं टाइम रहते हुए आपकी पूरी चीज कवर कराऊंगा। दैट इज माई कमिटमेंट। एंड करंट अफेयर्स की एक और सीरीज हमने शुरू करी है इसी चैनल पर, तो होपफुली आपको पसंद आई होगी। बट अभी तक मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिला आप लोगों का। एक बार आप वो सीरीज देखिए, पसंद आ रही है तो रिस्पॉन्ड करिए, तो मैं उस सीरीज को आपके लिए जो है वो कंटिन्यू करूंगा, जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। चलिए, सो वुमेन चेंज द वर्ल्ड, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। सो बट पास्ट की अगर हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, इवन इन प्रेजेंट की बात करें, तो आज भी काफी सारे इश्यूज हम लोग को वुमेन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जैसे कि वुमेन इनइक्वालिटी का इशू। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये 6th 7th क्लास के बच्चों की एनसीईआरटी है। तो इसमें ये सब जो हम लोग को स्टोरीज वगैरह देखने को मिलती है, वो सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना आपको चीजें कवर अप करनी है। राइट। 83.6% वर्किंग वुमेन इंडिया के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज है। ये पॉइंट जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें। अब ये स्टोरी अगेन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। काफी सारे लोग जो है वो स्टीरियोटाइप्स हैं। राइट। ऑब्वियस सी बात है कि बच्चियां जो है उनको सेम सपोर्ट नहीं मिल पाता है एज कम्पेयर टू बॉयज, अगर हम बात करें स्टडीज की। राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये एक महिला हम लोग को इंजन ड्राइवर जो है वो देखने को मिल रही है। जनरली एक स्टीरियोटाइप था कि इंजन ट्रेन के इंजन के ड्राइवर जो होंगे वो मैन होंगे, बट देखिए अब देखो यार, ये जो मिथ है ना, तो इसको आप जो है वो अपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट से जो है वो आप वो कर सकते। मिथ नहीं बोलूंगा मैं इसको, मतलब मैं बोलूंगा स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है, स्टीरियोटाइप जो आइडियोलॉजी है, इसको आप ब्रेकआउट कर सकते हो किससे? एंशियंट हिस्ट्री की बुक किताबों से। जैसे कि आप मेंशन कर सकते हो कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके पास जो थी वो फीमेल बॉडीगार्ड्स थी। आप सोचिए आप उस समय के पीरियड पर। राइट। जिससे हम बोलते हैं ना कि अक्सर कि हमारे पास्ट में ही हम लोग को जो है वो महिलाओं के अगेंस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिलता था, बट ऐसा नहीं है। तो आप ये चीज मेंशन कर सकते हो। राइट। नेक्स्ट, तो हम उस सोसाइटी में जो है वो रह रहे हैं जहां पर सभी बच्चे जो है वो प्रेशर फेस करते हैं। राइट। कभी कभी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि एडल्ट से जो है वो डिमांड की जाती है। कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है कि उनको उन्हीं के फ्रेंड्स जो है वो टीज करते हैं। जैसे कि एक बॉय जो है, अगर वो पिंक कलर का अपना क्या बोलते हैं लंच बॉक्स लेकर चला गया, तो उसको चिढ़ाया जाता है, भाई लड़की है क्या पिंक कलर का लंच बॉक्स लेके आया है। राइट। वो वाली चीज, मतलब यानी कि कलर को भी आपने एसोसिएट कर दिया जेंडर से। तो सच काइंड ऑफ थिंकिंग जो है वो चेंज करना है। यस। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें, और जेंडर इक्वलिटी को खत्म करना, ये मेन था इस पर्टिकुलर इसके अंदर, चैप्टर के अंदर, जो आपको ऑलरेडी पता है। रामाबाई 1858 से लेकर 1922 का इनका पीरियड था। और ये इनकी फोटो है अपनी डॉटर के साथ। राइट। ये कभी भी स्कूल नहीं गई, बट इन्होंने खुद ने पढ़ना लिखना जो है वो शुरू सीखा अपने पेरेंट्स से। इनको पंडिता का टाइटल जो है वो मिला क्योंकि ये रीड कर सकती थी और संस्कृत जो है वो लिख सकती थी, समझ सकती थी। राइट। इन्होंने अचीवमेंट जो है वो हासिल करी। ठीक है। इन्होंने एक मिशन जो है वो सेटअप किया पुणे के नजदीक में खेड़गांव है, वहां पर 1898 में, जहां पर विडोज और पुअर वुमेन को एनकरेज किया जाता था कि वो ना ही सिर्फ लिटरेट बने बल्कि इंडिपेंडेंट भी बने। उनको बहुत सारी स्किल्स जो है वो सिखाई जाती थी, कारपेंटरी से लेकर प्रिंटिंग प्रेस रन करने तक की। ठीक है। स्किल्स जो है वो आज की डेट में भी महिलाओं को जो है वो सिखाया नहीं जा रहा, बट हाँ गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है इस पर। ठीक है। नेक्स्ट, इवन फैमिलीज के अंदर भी स्किल्स जैसे कि पॉटरी, वीविंग, क्राफ्ट, ये सिर्फ जो है वो हमें देखने को मिलता था कि मेल्स को जो है वो ज्यादा सिखाया जाता था। महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो था वो काफी कम हम लोग को देखने को मिलता था। ठीक है। बट कुछ एरियाज में जो है वो ज्यादा देखने को मिलता था, एग्रीकल्चर एरिया में, कुछ कुछ एरियाज में घर वर के काम में हम लोग को देखने को मिलता था। ठीक है। 19th सेंचुरी में काफी सारे आइडियाज एजुकेशन और लर्निंग के जो है वो उभर कर आए। स्कूल जो है वो और कॉमन हो गए। कम्युनिटीज जो थी जिन्होंने कभी आज तक लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, राइट, उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो भेजना शुरू कर दिया स्कूल्स में कि भाई हम नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे ही एटलीस्ट कर पाए। राइट। बट उसमें भी हम लोग को देखने को मिला कि बच्चियों को जो है वो नहीं भेजा जा रहा था, बच्चों को प्रेफरेंस, लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी।
राज सुंदरी देवी 1800 से लेकर 1890 का इनका पीरियड था, जो वेस्ट बंगाल में जिनका जन्म हुआ कुछ 200 साल पहले, राइट। 60 साल की उम्र में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बंगला में, जिसका टाइटल था अमर जीबान। लिखना, अमर जीबान पहली नॉन ऑटोबायोग्राफी थी जो इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, राज सुंदरी देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल की। और इन्होंने बंगला किस लैंग्वेज में लिखी? बंगला लैंग्वेज में। और ऑटोबायोग्राफी थी अमर जीवन, पहली ऑटोबायोग्राफी एक इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी गई। राज सुंदरी देवी जो थी एक हाउसवाइफ थी और एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली की से बिलोंग करती थी। और उस समय ये माना जाता था कि अगर महिला जो है वो लिख और पढ़ लेंगी तो वो उनके हस्बैंड के लिए बैड लक हो जाएगा, उनका हस्बैंड मर भी सकता है, राइट। और उसके बावजूद ये सोसाइटी में ऐसी चीजें चल रही थी, उसके बावजूद जो है उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया सीक्रेटली, और फिर अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिखी। ठीक है, बस और कुछ नहीं, ये सब स्टोरीज वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस वुमेन इक्वालिटी के बारे में चीजें समझनी थी। ठीक है, और भी काफी सारी पर्सनालिटी है, बट ये आपको जो राज सुंदरी देवी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। चैतन्य भागवत भी हम लोग को देखने को मिलती है किताब, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है कि क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, इंडिया जो है वो उसके हर 10 साल में एक सेंसस जो है वो आता है पूरी कंट्री के लिए। बट आपको ऑलरेडी पता है कि अभी लेटेस्ट सेंसस 2021 में आना चाहिए था, कोविड-19 के कारण जो है वो डिले हो गया काफी ज्यादा। ठीक है, 1961 के सेंसस के अकॉर्डिंग 40% ही सभी बॉयज और मेन जो थे 7 ईयर्स या उससे ऊपर की उम्र के वो लिटरेट थे, वो एटलीस्ट लिख सकते थे अपना नाम। और कंपेयर टू जस्ट 15% सभी गर्ल्स और वुमेन हम लोग को देखने को मिली थी, सोचिए आप। और अभी रिसेंट ईयर में ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, हम इक्वलिटी जो है वो अचीव करने पर मेनली टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये पुराने आंकड़े वगैरह आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। दलित आदिवासी बैकग्राउंड के जो बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं, लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल, क्योंकि उनको स्कूल पे भेदभाव जो है वो फेस करना पड़ता है, तो इसलिए सरकार ने काफी सारे इनिशिएटिव्स वगैरह जो है वो लेकर आए, जैसे कि रेसिडेंशियल स्कूल्स वगैरह जो है वो सरकार ने शुरू किया अभी लेटेस्ट वाले की अगर हम बात करें तो, जो वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं उनके लिए स्पेशली। ठीक है, वुमेन्स के मूवमेंट भी हम लोग को जो है वो देखने को मिले, वुमेन मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट भी तो हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि शुरू इसीलिए हुआ था, एक वुमेन के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि सिविल राइट्स मूवमेंट जो था वो किस महिला का मेन कंट्रीब्यूशन था? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, और कौन से ईयर का वो सिविल राइट मूवमेंट था? 2006 में महिला जो फिजिकल और मेंटल वायलेंस फेस करती थी अपने घर में, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस हम लोग बोलते हैं, तो उसको लीगल प्रोटेक्शन जो है वो दिया गया। और ये पॉसिबल कब हुआ? कैंपेनिंग करके, अपने हक के लिए लड़के। सत्या रानी एक एक्टिव मेंबर थी वुमेन मूवमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो बैठी हुई थी, लीगल फाइल जो है वो गैदर करके, ये उतने समय से जो है वो न्याय की डिमांड कर रही हैं। काफी सारी बच्चियों का मर्डर कर दिया जाता है डाउरी के लिए, जला दिया जाता था। यस, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गाइडलाइन बनाई 1997 में महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए एट वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 1980 के अंदर वुमेन ग्रुप जो है वो अक्रॉस द कंट्री उन्होंने डाउरी डेथ से रिलेटेड बोलना शुरू किया। ठीक है, जब तक बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक फिर कैसे काम बनेगा? अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करने का काम भी महिलाओं के मूवमेंट के थ्रू हम लोग को देखने को मिला कि पॉसिबल हुआ। महिलाओं के अधिकार जो है वो अवेयरनेस से जो है वो शुरू हुए। वुमेन मूवमेंट के दौरान उन्होंने अपनी आवाज उठाई। वॉयलेशन महिलाओं के अगेंस्ट जो है वो अभी भी हो रहा है। देखो अभी लेटेस्ट लेटेस्ट केस हम लोग को जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो देखने को मिला, मेडिकल स्टूडेंट का, कंटिन्यूस हम लोग को देखने को मिल रहा है। 8 मार्च आपको याद रखना है, इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, आपको पता ही होगा, वैसे तो याद होना ही चाहिए आपको। ठीक है, बस यही चीज थी इसके अंदर, और कुछ नहीं थी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। स्टीरियोटाइप क्या होता है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, वॉयलेशन का मतलब उल्लंघन किसी पर्टिकुलर चीज का। सेक्सुअल हरासमेंट आप जानते ही हैं, फिजिकल अब्यूज। सेक्सुअल हरासमेंट मतलब सिर्फ फिजिकल अब्यूज भी नहीं होता, कई बार जैसे कि
कोई मेंटल अब्यूज भी होता है कि किसी का पीछा करना, राइट, इस उद्देश्य से, गलत उद्देश्य से, राइट, तो वो सब चीजें भी हम लोग को स्टॉकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर जो है वो अंडरस्टैंडिंग द मीडिया। तो मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, आपको ऑलरेडी पता है आज की डेट में तो। बट हाँ, बट एक और चीज आ गई है अब। आज की डेट में मीडिया सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रही बल्कि फेक न्यूज वगैरह भी स्प्रेड कर रही है। यस, एआई के कारण डीप फेक्स वगैरह जैसी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके कारण से स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। तो यहाँ पर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें करंट में जो चीजें चल रही हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको पूरी चीज बताते चल रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुडेनबर्ग प्रिंटिंग फर्स्ट शीट ऑफ बाइबल। तो प्रिंटिंग के बारे में यहाँ पर जो है थोड़ी सी चर्चा हो रही है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वगैरह। वैसे आउटडेट हो चुका है, मतलब आउटडेट मतलब ऑब्वियसली बात है, हिस्ट्री कभी आउटडेट नहीं होती है, वो तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो रहती है। बट एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये सब ज्यादा पूछा नहीं आ रहा। आज की डेट में डीप फेक्स और इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज मास मीडिया की पहले के समय पे एक्सपेंसिव थी। टीवी स्टूडियो जहां पर न्यूज रीडर जो है बैठते थे, लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर्स, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट, ये सब लगता था, जिसमें बहुत पैसे लगते थे। आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि स्टूडियो सस्ते हैं। हमारा आज की डेट में तो एजुकेशन सेक्टर भी इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े स्टूडियोज जो है वो लोग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, वो भी बहुत महंगे बनते हैं। जैसे हमने अपना स्टूडियो जब तैयार जो है वो किया था कोचिंग के अंदर, तो वो हमें पड़ा था करीब 4 साढ़े 4 लाख रुपए का। साउंड प्रूफिंग करना पड़ता है, वेरियस डिवाइसेस लेकर आनी पड़ती है, अलग अलग स्क्रीन रहती हैं, कैमरे ही बहुत महंगे होते हैं, एक एक 1.5 2 लाख रुपए तक के तो कैमरे होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, मास मीडिया से रिलेटेड ये टॉपिक है। देखो ये न्यूज चैनल का रूम, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई देश में जो है वो क्या चल रहा है पब्लिक के बीच में बताना। बट एथिकल मीडिया भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी चीज को तो रेगुलेट करेंगे आप लोग आगे चल के एक आईएएस ऑफिसर बन के। और गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है न्यूज वगैरह को, जिसको सेंसरशिप हम लोग जो है वो कहते हैं। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि कोई भी गड़बड़ी करेगी तो टीवी जो है वो सेंसर, जैसे मूवीज वगैरह नहीं होती, मूवीज में जो है वो सेंसर सेंसर बोर्ड जो होता है, वो मूवीज वगैरह के काफी सारे सीन को जो है वो अलाउ नहीं करता, राइट, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। और अब तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काफी सारी चीजें ऐसी आ गई है, ओटीटी को रेगुलेट करने के लिए बिल्स वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि आ चुके हैं। ठीक है, आज की डेट में मेनली रेगुलेट करना है इंटरनेट को। अब टेलीविजन मीडिया से ज्यादा जो है वो इंटरनेट जो है वो हो चुका है, सोशल मीडिया, उसके यूजर जो है वो बढ़ चुके हैं। आज पहले एक साथ बैठकर इस प्रकार से आप फोटो में देख रहे हैं, लोग पहले टीवी देखते थे, बट अब नहीं बचा ये। अब लोग अपने मोबाइल फोन पे ही जो है वो अपने अपने रूम में जो है बैठकर चीजें देखते रहते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि डाइनिंग टेबल पे पूरी फैमिली बैठी हुई डिनर करने के लिए, लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, सबके हाथ में अपना अपना अलग अलग फोन चल रहा है, अपनी अपनी मीडिया चल रहा है। ठीक है, डाउन टू अर्थ ये मैगजीन भी काफी अच्छी होती है साइंस और एनवायरमेंट के लिए। इसमें भी काफी सारे आर्टिकल्स आते हैं जो अपन, वो इनसाइट ऑन इंडिया वाला मैंने आपको बताया था ना वेबसाइट, तो उसमें पूरी चीज कवर्ड रहती है। ठीक है, हाँ ये फैशन शो और ये फालतू की चीजें जो है मेंशन्ड है, जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लोकल मीडिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़पेपर जो है, लोकल न्यूज़पेपर, राइट, तो लोकल एरिया को जो है वो कवर करता है, जिससे लोकल लोगों को जो है वो उस एरिया की इंफॉर्मेशन मिले, अवेयरनेस मिले। तो मीडिया का काम अवेयरनेस क्रिएट करने का होता है। कई बार ऐसी सोशल एडवर्टाइजिंग भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। गवर्नमेंट जो है वो एडवर्टीजमेंट के जरिए जो है पब्लिक को अवेयर करती है। और एडवर्टीजमेंट कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियस बात है, मीडिया की मदद से जो है वो पहुंचेगा लोगों तक। बस यही, और कुछ नहीं है इसके अंदर। पब्लिश सेंसरशिप, ब्रॉडकास्ट क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। ब्रॉडकास्ट मतलब एक सिंगल चैनल से आप बहुत सारे लोगों को जो है वो अपना मैसेज जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग। पब्लिक जो है प्रोटेस्ट करती है, उसको मीडिया जो है वो कवर करती है, दूसरे लोगों तक पहुंचाती है, बताती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है मार्केट से रिलेटेड है, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। यू नो एवरीथिंग अबाउट वीकली मार्केट। भाई अपन सब्जी मंडी वाला मार्केट होता है, हफ्ते में एक दिन जो है वो लगता है, वीकली मार्केट होता है वो, राइट। तो एक मार्केट ये इस प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है, वीकली मार्केट।
ठीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस मॉल के अंदर बहुत बहुत चेन रहती है अलग अलग ब्रांड्स की, राइट, चेन ऑफ मार्केट्स। अरे एक मिनट रुकना। ठीक है। नहीं और कुछ नहीं है इसमें खास काम का कि जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। मार्केट और इक्वलिटी की यहाँ पर जो है वो चर्चा हो रही है, तो ऑब्वियस पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पब्लिक प्लेसेस में किसी की भी एंट्री को बैरियर जो है वो नहीं करना है। अच्छा मुझे बता सकते हो कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अलाउ करता है कि सभी किसी भी के साथ भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है? बताओ कमेंट बॉक्स पे लिखकर। गोल नंबर 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन भी सही तरीके से करो, कंजम्पशन भी सही तरीके से करो। हॉकर जो है वो कैसे डिफरेंट है शॉप ओनर से? तो हॉकर जो होते हैं वो कार्ट वाले होते हैं, शॉप ओनर्स के एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट होता है, प्लेस होती है। लिखा हुआ है कंपेयर करो वीक मार्केट को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ। चेन ऑफ मार्केट कैसे बनती है? ये सब चीजें कुछ नहीं है। होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, ये चीज आपको ऑलरेडी रहो पता है। ठीक है। अब शर्ट इन मार्केट, अब ये शर्ट के बारे में जो है बात करेंगे, शर्ट बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में जो है चर्चा करेंगे। इसमें ये चीज आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? पहले कॉटन आता है, ये चीज ध्यान रखो। कॉटन, कॉटन के बाद जो है वो उसकी वो गिनिंग मिल में जाता है, राइट। गिनिंग मिल जो है वो वहां से जो रॉ कॉटन जो होती है उसको जो है वो क्या करती है, मतलब जो प्लांट जो होता है उससे जो है वो कॉटन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किया जाता है गिनिंग मिल के अंदर। फिर स्पिनिंग मिल हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, वहां पर कॉटन जो है वो यार्न्स में बनाया जो है वो ज्यादा तैयार किया जाता है। और फिर यार्न जो है वो डीलर को जो है वो बेचा जाता है, और फिर बाद में जाकर जो कंपनी जो होती है जो सिलने का काम करती है तो वो सिलती है फिर कपड़ों को, बनाती है कपड़ों को। तो ये प्रोसेस ध्यान में रखना। फर्स्ट इज गिनिंग, सेकंड इज स्पिनिंग, थर्ड इज ये यार्न, राइट, यार्न डीलर्स। तो यार्न डीलर्स के बाद जाकर फिर तैयार होता है कपड़ा। बस दैट्स इट, इतना बस आपको ध्यान में रखना है। ये पूरी प्रोसेस होती है कपड़े बनने की, कई बार पूछ लेते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, बस ये वाली फोटो इंपॉर्टेंट थी, दैट्स इट। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है अक्सर। हम्म, तो गिनिंग, स्पिनिंग, फिर यार्न डीलर, और यार्न डीलर से ये देखो ये यार्न डीलर है, ये कपड़ा जो है वो तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है। फिर मार्केट पे चला जाता है सप्लाई करने के लिए, फिर एक्सपोर्ट होता है, डोमेस्टिक मार्केट में भी आता है, फिर फॉरेन मार्केट में भी जाता है, दैट्स इट। शर्ट के बारे में बच्चों के लिए बताने की कोशिश की गई है। फिर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंच गया कपड़ा भैया आपका। इसमें काफी सारे लोग जो होते हैं उनको जॉब्स जो है वो मिलती है। देखो गिनिंग मिल, और फैक्ट्री जहां पर सीड जो है वो रिमूव की जाती है कॉटन बॉल से, और कॉटन जो है वो प्रेस किया जाता है बेल्स में, और स्पिनिंग के लिए जो है वो भेजा जाता है। गिनिंग के बाद स्पिनिंग आएगी, स्पिनिंग के बाद यार्न डीलर्स को जो है वो दे दिया जाएगा। फिर यार्न डीलर जो है उसको प्रोसेस करके फिर कपड़ा बनाकर तैयार करके फिर बाहर एक्सपोर्ट के लिए जो है वो भेजते हैं। इक्वलिटी को लेकर स्ट्रगल। गोल नंबर 1 गरीबी को जो है वो खत्म करना है 2030 तक, एक्सट्रीम पॉवर्टी स्पेशली। ठीक है। इंडिया के अंदर मेजोरिटी ऑफ मेंबर दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटीज के हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऑफन वुमेन, जो कि पुअर कैटेगरी में जो है वो नजर आती हैं। डिस्क्रिमिनेशन एक व्यक्ति के रिलीजन, कास्ट, सेक्स, आपको ध्यान में रखना है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। और अगर भेदभाव होगा तो अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है वो माना जाएगा, जो कि होता है कई बार। इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल हमने पिछली क्लास में भी देखा था, और इस क्लास के भी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। इस क्लास मतलब 7th क्लास में बात कर रहा हूँ, किताब की लास्ट लेक्चर की। तवा डैम, तवा मत्स्य संघ डैम जो है वो बनाया गया था फॉरेस्ट एरिया पर, जब तैयार हो रहा था, बन रहा था, और उसको सेंचुरी फॉरेस्ट एरियाज को जब डिक्लेयर कर दिया जाता है सेंचुरीज के तौर पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के तौर पर, एनिमल्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल को डिस्प्लेस किया जाता है। पूरा का पूरा विलेज जो है उसको हटा दिया जाता है, लोगों को जो है वो कहीं और भेज दिया जाता है, रिहेबिलिटेट कर दिया जाता है। तब लोग जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो है वो परेशान होते हैं, चिंतित होता है। तो यहाँ पर ये तवा मत्स्य संघ की बात हो रही है। एक फिश वर्कर कोऑपरेटिव्स हम लोग को देखने को मिलता है, उनका एक संघ है, उनका एक फेडरेशन हम लोग को देखने को मिला था, और ये फाइट कर रहा था कि जो लोगों को सतपुरा फॉरेस्ट से जो हटाया जा रहा है, राइट, मध्य प्रदेश के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस डैम,
क्योंकि डैम यहाँ पर बनाया जा रहा था, तो इसलिए उन लोगों ने काफी प्रोटेस्ट जो है वो किया था। ठीक है। महादेव हिल्स जो है वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वहां से तवा नदी जो है वो बैतुल से जो है बहती हुई नर्मदा नदी को जो है वो ज्वाइन करती है होशंगाबाद में। तवा डैम जो है वो बनाया गया था 1958 में, 1978 में कंप्लीट हुआ। और डैम के बनने से बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट का और एग्रीकल्चरल लैंड का पानी के नीचे चला गया। जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उनके पास अब कुछ बचा नहीं। कुछ लोगों को कहीं और जो है वो सेटल होना पड़ गया। राइट, लोगों की आजीविका बुरी तरह से जो है वो हैम्पर हो गई। फिर 1994 में गवर्नमेंट जो है उन्होंने अधिकार दिए फिशिंग के तवा रिजर्वायर के अंदर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को। ये कॉन्ट्रैक्टर जो है उन्होंने लोकल लोगों को वहां से भगा दिया और बाहर से चीप लेबर लेकर आ गए। कॉन्ट्रैक्टर जो है उन्होंने विलेजर्स को धमकाना शुरू कर दिया कि जो लोग नहीं जाएंगे तो उनको जो है वो मारा जाएगा। राइट। और विलेजर्स फिर खड़े हुए, यूनाइट हुए, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। फिर तवा मत्स्य संघ ऑर्गेनाइजेशन करके बना। उन्होंने रैली करी, चक्का जाम किया और डिमांड करी कि नहीं भाई, हमें अपनी आजीविका जो है वो चाहिए। ये लोग हमें भगा रहे हैं यहाँ से, हमें हमें प्रोटेक्ट करे सरकार। तो उसके प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने एक कमेटी क्रिएट करी। कमेटी का रिकमेंडेशन था कि फिशिंग का अधिकार जो है वो विलेजर्स को दिया जाए उनके आजीविका के लिए। और 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया कि जो भी लोग डिस्प्लेस हुए थे तवा डैम के बनने के कारण, तो रिजर्वायर में जो होगा वो उनका फिशिंग राइट्स होगा कि वहां पर वो फिशिंग कर सकेंगे। 5 साल की लीज एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया 2 महीने बाद। और 2 जनवरी 1997 को 33 गांव जो थे तवा के, उन्होंने न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट किया विद फर्स्ट कैच, मछली पकड़ के। ठीक है। तब इस प्रकार से संघ बना के, ऑर्गेनाइजेशन बना के लोग अपने अधिकार को जो है वो करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, पहले मैं आपको समझा चुका हूं। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बता सकते हो इंडियन डॉक्यूमेंट को क्यों एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है? ये एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। पहले पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे एटलीस्ट 25 to 30 वर्ड्स में। 1500 से भी ज्यादा लोग जो है उन्होंने पब्लिक हियरिंग जो है अटेंड करी थी 2001 में। महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा था उससे रिलेटेड 15 से भी ज्यादा केसेस वायलेंस के महिलाओं के अगेंस्ट जो है वो सुने गए थे। ठीक है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से लोग जो है वो यूनाइट होकर, इकट्ठा होकर अपने लिए लड़ने पर काम करते हैं। बस दैट्स इट, खत्म। देखो ये एडवर्टीजमेंट आ गया स्कूल रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन का, एनसीईआरटी की किताब में, दिल्ली पुलिस का। चलो इसी के साथ 7th क्लास की बुक जो है वो फिनिश होती है हमारी। अब हम नेक्स्ट क्लास होगी अपनी सोसाइटी की, 8th क्लास की होगी कल। अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।